अस्सलाम वालेकुम। एब्सोल्युटली नॉट, ये नारा इमरान खान ने लगाया था और कहा था कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, और ये नारे दोनों लगाए थे उन्होंने अमेरिका के बारे में। और एक साइफर लहराया इस्लामाबाद में जलसे में जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। ये 1 साल तक चलता रहा और उसके बाद अमेरिका से दोस्ती की पींगें बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन लगता है कि जैसे बुखार फैलता है वैसे ये वायरस, जो पाकिस्तान में जो भी वायरस होता है वो बांग्लादेश पहुंच जाता है, और अब ये वाला वायरस भी बांग्लादेश पहुंच गया है। वहाँ हसीना वाजिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और फ़रार हो गई कुछ दिन पहले। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था, और उस इनकार की पादाश में अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिरा दी। देखना यह है कि हसीना वाजिद, जिनकी अपनी फैमिली अमेरिका में बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, वो कितने अरसे बाद उस लॉबिंग का सहारा लेते हैं जिसका पीटीआई ने लिया, और एक यू टर्न यहाँ पे लिया गया। क्या वहाँ भी यू टर्न लिया जाएगा? अमेरिका बरसगीर की सियासत में तब से है जब से गोरा यहाँ से गया है, क्योंकि गोरा जाते हुए अपने दूसरे गोरे को ये खित्ता दे गया था, और आज तक बहुत सारे वज़राए आज़म इस खित्ते में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने हुकूमत से निकलने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है। लेकिन हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसले और आइन में मुकद्दम क्या है। क्योंकि हमने कल सुना कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो 2 महीने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं, और उन्होंने उन्होंने एग्जेक्टिव ओवररीच की बात की है, जुडिशल ओवररीच की बात भी उसके बाद हुई है, और उन्होंने कहा कि एक फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा और मेरे पास इख्तियार हुआ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना ना मानना आइन का ना मानना है, और फ़ैसले की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, फ़ैसले को परखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें उन्होंने अहम बातें की हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब ने, जो अभी अभी ऐसे एंटर हुए हैं जैसे हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के गई थी बड़ी तेज़ी में। तो लेकिन मैं अफरान साहब आपके आने से पहले बता रहा था कि हसीना वाजिद ने भी वही नारा लगा दिया, हम कोई ग़ुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। और हमारा आज की टॉप स्टोरी, मैं बात का आगाज़ हुमायूं साहब आपसे कर लेता हूँ। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के हमदर्द और वकला ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने बहुत अहम हैं, और जब हम देखते हैं कि वो 2 महीने क्यों अहम है तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि एक चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी। आपके ख्याल में ये क्या तब्दीली, आपके लिए क्या तब्दीली लेके आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अफसार साहब, इस तरह है, वो कहते हैं द आइज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। ठीक है, तो अगर बाज़ लोग किसी चीज़ को नहीं देख पाते तो उसकी वजह ये हो जाती है उनके दिमाग को उसके बारे में इल्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, 2 महीने अहम हो सकते हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरीके से अगर आपको पता चले कि आपको इस वक्त पाकिस्तान का जो पिछले साल से इस दफ़ा जो डेट जो है वो आप समझे कि तकरीबन वो पहुंच गया है 74.6 ट्रिलियन पे चला गया है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स के पिछले 26 साल में 42% डेट बढ़ा है। पिछले 26 महीनों में 42% डेट बढ़ा है। तो कर्ज की वजह से हुकूमत बैठ जाएगी? नहीं, सुनते जाए, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। उस लिहाज से जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जिनके घर का किराया 25,000 है और उनका बिजली का बिल 40,000 50,000 आ रहा है। ऐसे लोग हैं कि जिनके घर का किराया 15,000 है और उनका बिल जो है वो 35,000 आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आगे जाके करेंगे, और इसका सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विदाउट द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं आएगी। जो मर्जी कर ले, आप जिनसे मर्जी बातें कर हुकूमत एक हुकूमत आपके पास है, अपोजिशन लीडर आपका है, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, आप इसके अलावा क्या चाहते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात यह है,
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, अगर आप वो देखें, उसकी बेसिकली जो बेसिक उसकी बुनियादें में उस पर चला जाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बेसिक बुनियाद ये है कि अगर एक इदारे ने गलती की है तो उस गलती का खमियाजा मुझे नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन आप गए नहीं है अदालत, आप तो गए नहीं। देखिए उसने, देखिए इट डजंट मैटर, गलती उसने की है, वजह है, देखिए उसने, ये आईनी इदारा है, उसने आपने नहीं बात की कि नहीं, इट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आ जाता है कि यार यह तो एक बंदे का कत्ल भी हुआ है, ठीक है, अब आप उसके बाद कहेंगे नहीं यार, चूंकि उन लोगों ने कुछ कहा नहीं था तो हम इसको तो नोटिस देंगे ना, नोटिस देंगे ना, बुलाएंगे ना, सुन आएंगे ना। तो वहां पे पहुंचे हुए थे ना, वहां पे उन्होंने सलमान अकरम राजा का भी मैं सुनवा देता हूं, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दें, हमें ना दें। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा नहीं, उन्होंने कहा जो आखिरी उसमें, तो उसमें वो उसके लिए कर रहे थे, ये पीटीआई के लिए कर रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे शौजब को इंडिपेंडेंटली, शी वाज इंडिपेंडेंटली बीइंग प्रेजेंट एज अ पीटीआई पर्सन, नहीं एज अ पीटीआई पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कह रहे थे, आप उस पे देखें, दो जजेस की इख्तिलाफी राय आई है ना कि आइन की 3 या 4 शिकों को बदलना पड़ेगा। हल्फ के लिए 3 दिन है, हल्फ के लिए 3 दिन है, दूसरा हल्फ नहीं दिया जा सकता। आप ये समझते हैं आइन मुकद्दम है या फैसला? ठीक, आइन हमेशा मुकद्दम होता है, हमेशा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं एक मिनट होल्ड ऑन, देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना, जो 2 क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51 और 106 के प्रोविजन, सुन लेना, जो आप आर्टिकल 51 और 106 की जो आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद 3 दिन होते हैं, वो इलेक्शन के बाद हैं। ये जो डिसीजन कलअदम हुआ है, ये इलेक्शन से पहले का है, तो जब वो कलअदम होगा तो उससे पहले के टाइम पे आप जाएंगे, उसके बाद के टाइम पे आप नहीं जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब मेरे और आपके दरमियान में डिस्प्यूट है, तो अगर चीज कलअदम हो जाएगी तो मैं उससे पहले के टाइम पे जाऊंगा। उसमें आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 आ जाएगा, जिसमें मुझे यह चांस मिलेगा कि मैं प्रूव करूं, क्योंकि मुझे गलत तरीके से कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो अब मेरे पास यह बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि मैं बताऊं इन 15 दिनों में कि क्या मेरे पास आर्टिकल 66 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत से मुझे पार्टी ओन करती है कि नहीं करती है। फैसला जो है वो दुरुस्त है और उस पर अमल होना चाहिए। अफरान साहब, आपकी हुकूमत तो लग रहा है फैसले पे अमल नहीं करेगी और नया कानून साजी भी की है, रिव्यू में भी चले गए हैं। जज साहब ने कल, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा फैसला ना माना जाए, तो आप समझते कि आपकी हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल में है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़रूर ये तो कहा जा सकता है कि एक तनाव है, इस फैसले की वजह से जो है वो मसाइल पैदा हुए हैं, और लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो मामला है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएगा और मज़ीद इंतशार जो है वो सिस्टम में नहीं फैलेगा, क्योंकि इंतशार जो है वो किसी की, देखिए बात ये है कि जो कल चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब ने बात की, वो इन प्रिंसिपल बात ठीक है कि जी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आइन और कानून के ऊपर के मुताबिक फैसले भी आने चाहिए। ये दोनों बातें दुरुस्त कैसे हो सकती हैं? नहीं, मेजॉरिटी ने तो कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक है, माइनॉरिटी में 2 जजेस ने कहा है कि नहीं। ठीक है, मैं लेकिन देखें जो आइन की फिक्र है वो तो कोई भी पढ़ सकता है ना, कोई आइन को ऐसी किताब तो है नहीं कि जो बड़ी मुश्किल हो समझना, तशरीह तो कोर्ट नहीं करनी, नहीं तशरीह कोर्ट ने करनी है, लेकिन कानून नहीं लिख सकते ना। कानून लिखने का काम मेरा है, हुमायूं साहब का है, कानून नहीं। आप ये जरूर कह सकते थे कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये और कानून के मुताबिक ये हमने ये फैसला लेकिन अगर कोई कानून आप बनाती है पार्लियामेंट और वो आइन से मुतसादिम हो तो वो स्ट्राइक ऑन कर सकती है, वो लेकिन जवाज होगा ना जी। देखिए ना, आप जवाज देंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ख्वाब में आया था, नहीं तो मैंने नहीं, ये एक फैसला है मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, क्या कि मुझे ख्वाब में आया था कि इतना फाइन करना है, इस वाले केस में तो मैंने इतना फाइन कर दिया। नहीं, साकिब निसार साहब का कारनामा है ये उनका एक जाते जाते एक फैसला देके गए थे वो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब 63A वाला फैसला आपके सामने है ना, कि पहले कहा कि पार्टी लीडर की वजह से उनको ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, ये सारा देखिए माजी जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो फैसला है वो तो है ना, आपने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपने नया कानून बना दिया, इससे आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे ये ज़रूर एक बात वादे होगी, सियासी इस्तेहकाम हमारी कोशिश है कि आ जाए, लेकिन खाली हम अकेले जिम्मेदार नहीं है इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के।
बात बुनियादी तौर पे एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर फैसले कानून और आइन के मुताबिक आएंगे तो वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे सबको, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर ये यही तो सिस्टम फेल होता है। आपके वुज़रा कहते फिर रहे हैं कि दो महीने बाद कुछ साजिश हम देख रहे हैं, तो ठीक है, और हुई है साजिशें, इस मुल्क में नहीं हुई होंगी, लेकिन अब आप साजिशों पे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। देखें आप अगर आपने किसी भी चीज़ की फोरकास्ट करनी है ना कि कैसे होगा, तो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री से ही आप फोरकास्ट करेंगे ना कि पास्ट बिहेवियर क्या था, तो फ्यूचर ट्रेंड भी यही नज़र आ रहा है। बात यह है कि पनामा का फैसला आया, ठीक है, RTS बैठाया गया, साकिब निसार ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमारे लोगों को खड़े खड़े निकाला गया, हमारे सिंबल लिया गया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, ऑपोजिशन के साथ यही कहते हैं, ये भी इनके पास भी एक हिस्ट्री है, आपके पास भी है। देखें इनकी बहुत मुख्तलिफ हिस्ट्री, हमारी मुख्तलिफ है, इनको भी इलेक्शन लड़ने दिया गया नहीं, लेकिन इनको इसी कोटों से रिलीफ भी मिल रहा है ना बहुत ज्यादा। आपको ही मिला नहीं, हमें बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें हमारे साथ ये भी हुआ ना। देखिए एक सियासी फैसला था जिसके ऊपर जब फैसला आया पनामा का, तो जजों के बच्चे जो है वो गैलरी में बैठ के नारे लगाना शुरू हो गए। हम ये समझते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो आप ये शिकवा है कि जब आपके इनके खिलाफ फैसला आया तो जजेस की फैमिलीज गैलरी में बैठ के नारे नहीं लगा रही थी? नहीं, ये हम कह रहे हैं कि जजेस जो है वो अपनी फैमिली के कहने के ऊपर या उनके इन्फ्लुएंस में आके फैसले ना दें, और ऐसे फैसले दें जिसको वो कानूनी और आईनी तौर पर उसको वो कर सकते हैं ना कि भाई हमने ये कानून था, ये आइन था, इसके मुताबिक उन्हें फैसला दिया है। आप अगर ये कहेंगे जी मैं ख्वाब में मुझे ये आया था, या मेरा ये ख्याल है, या मैं ये समझता हूं, अच्छा अगर ये जो आपने अभी एक्ट बनाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो आप क्या करेंगे? हम दोबारा एक कानून बना सकते हैं, यही बात दोबारा बनाएंगे। देखिए हम अगर उनके पास ये पावर है स्ट्राइक डाउन करने की, तो हमारे पास कानून बनाने की पावर है। देखिए जी, आप मुझे बताएं, मैं एक सवाल आपसे, अगर ये देखें अगर ये चलता रहा सिलसिला, तो अभी अगर कानून बन गया है नया और वो इम्प्लीमेंट हो गया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए इस तरह है, जब आपने कोई भी डिसीजन लेना हो, वो कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन होते हैं, ठीक है ना। एविडेंस का मतलब ये आप देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ है। अच्छा एक चीज़ मुझे वो याद आ गई, इन्होंने कोई जजों के बच्चों की जिक्र किया था, तो अता तारड़ के भी कोई आगे पीछे तो है ना, कोई जजेस वगैरह कुछ है ना अभी, तो वो तो नहीं पहले भी थे ना, वो भी किसी में थे ना, तो वो भी उसमें थे। देखिए बात ही हो जाती है, आप जज को कहें उनके बच्चों के ऊपर कोई कैद नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, बच्चों के ऊपर कोई कैद नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जजों के ऊपर जिम्मेदारी है, जजों के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर नहीं है, वो ताली बजाते नहीं। लेकिन लेट मी आंसर, एक बात सिर्फ कर लो आपसे। देखें ये तासुर बहुत गहरा है कि जजेस पे किसी भी तरफ के हों, उन पे अवामी राय का बहुत असर होता है, सोशल मीडिया का असर होता है, डिजिटल मीडिया का असर होता है, टीवी के पे टिकर्स क्या चल रहे हैं इसका असर होता है। जजेस को ये असर नहीं लेना चाहिए। अब आप फर्ज करें, मैं अगली बात, अभी ये जो आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से जो तासुर फैलाया जा रहा है कि 2 महीने बाद जब चीफ जस्टिस बदलेगा नहीं तो हम सब कुछ बदल देंगे, ये तो जुडिशरी की साख खराब कर रहे हैं। मैं उन चंद लोगों में से आने वाले चीफ जस्टिस के पहले आपने छोड़ा क्या? सुन ले, मैं उन चंद लोगों में से हूं जो जब हम लोग बात करते हैं एज अ स्पोक्स पर्सन, हमारी वहां पे डिस्कशंस होती हैं, इस चीज के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, हम सिर्फ एक बात करते हैं कि जो आइन के तहत जो होना चाहिए वो होना चाहिए। सबसे सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, हमारा फॉर एग्जांपल एक डिस्कशन हुई थी कि भाई इससे पहले ये से अभी जो करंट चीफ जस्टिस साहब है, इनको 2 महीने या 3 महीने पहले इनकी नोटिफिकेशन हो गई थी। हमारा उस पर कोई स्टांस नहीं है। हम कहते हैं अगर ये आपने स्टांस दिया है, नहीं हमने कहा है अगर ये प्रैक्टिस होता है और होना चाहिए तो फिर करो, लेकिन हमारा इस पे जोर नहीं है, हमारा सिर्फ जोर है आइन और कानून के तहत। लेकिन एक मिनट है जाए, लेट में इन्होंने जिक्र किया 63A का। देखिए याद रखें 63A जो है ना, ये फ्लोर क्रॉसिंग को प्रीएम्प्टिव रोकना होता है। अगर कोई वोट दे के फ्लोर क्रॉसिंग करके चला जाए उसको फायदा कुछ नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ बात, साहब कन्विंस कर सके ना आप इस आर्गुमेंट। नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, देखिए सिंपल है, प्रीएम्प्टिव होना चाहिए। साहब के अपने अल्फाज पढ़े, नहीं मैं उनके नहीं सुने, मैं अपनी सोच सुनने में पढ़े हैं, देखिए लिखे हुए फैसले में आप 63 कॉन्शियस नहीं था, अपना कॉन्शियस 63A जो है ना, 63A बेसिकली ये वो चीज है फ्लोर क्रॉसिंग कि आप इसको प्रीएम्प्टिव रोकना चाहिए, आपको बाद में रोकने को कोई फायदा नहीं है। अब मैं बात आ जाता हूं जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है, उसमें हमारे पास इख्तियार है लॉ बनाने का विद जो कि कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतनाज़ हो।
अब अगर फर्ज करिए जो बनाया इन लोगों ने लॉ, इसमें बता देता हूं 1996 में बेनजीर भुट्टो साहिबा और जस्टिस सजाद के दरमियान में एक मसला आया था ऑन दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस, ठीक है। बेनजीर साहिबा ने रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ बनाया था कि 1994 के लिहाज से उन्होंने वो स्ट्राइक डाउन हो गया था। इसी तरीके से 2007 में ये हुआ था कि मुशर्रफ साहब ने होता है, तो जिसके देखिए इसके आपने सुनिए वर्डिंग्स, इसके वर्डिंग्स है विदाउट prejudice to the judgment which was taken by this by the Supreme Court, वो ऑलरेडी उसको वो करके रेफर करके बता रहा है और फिर रिट्रोस्पेक्टिवली लेकर जा रहा है। मैं समझ गया। देखिए अफनान साहब, हुमायूं साहब की जो बात है, इससे साफ लगता है कि उनको पता है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाना है लॉ, और ये परसेप्शन जो जुडिशरी के बारे में क्रिएट होता जा रहा है, मैं तो आपको कह चुका हूँ कि नए चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस की कोई खदमत नहीं है ये कि उनकी साख को ये पहले से ख़राब किया जा रहा है। आप बताएं अगर ये ऐसा हो गया तो फिर आपकी हुकूमत का फ़ायदा क्या? आप अपना इख्तियार पार्लियामेंट का क्यों नहीं देते जुडिशरी को? नहीं, तो मैं हमारा भी इख्तियार ले लें और एग्जेक्टिव का भी ले लें, सारे ले लें, या कहते हैं फिर खुद ही चला लें। एग्जेक्टिव ओवररीच कर रही है? नहीं, एग्जेक्टिव कल का है। एग्जेक्टिव ओवररीच कैसे करिए? लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जेक्टिव ने तो बनाया ही नहीं है। एग्जेक्टिव का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। बात ये है, देखिए मेरी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है वो काबिल आदमी है, हाँ बिल्कुल, और उनकी मैंने जजमेंट पढ़ी है, वो बड़ा अच्छा, उनकी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जजमेंट भी दी हुई है। मुझे यकीन है कि वो जब कोई इसका फैसला आएगा तो उसके अंदर हम जवाब देखेंगे क्या है। लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट की जो आई है, जो हमने अपना खुद असेस किया है, कानूनी जवाब मौजूद नहीं है कि आपने तो आपने कैसे नहीं क्योंकि आपकी मेजॉरिटी मुतासिर हो गई है। मैं कह रहा हूं अली जफर साहब ने आइन में तरमीम करना चाहते थे, नहीं कर सकते उन्होंने आपको। मेरी गुजारिश देखिए, अली जफर साहब ने भी ये वाली बात टीवी पे कही कि हमने तो मांगा भी नहीं था इतना रिलीफ जितना हमें मिल गया, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया। बात ये, मेरी गुजारिश सुने, रिलीफ की नहीं, उसकी वजह इस सब चीजों की कि वो जो जब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया ना कि आपने क्यों मेरे फैसले का ये इंटरप्रिटेशन किया, दैट थिंग चेंज एवरीथिंग। देखिए मेरी गुजारिश, बात ये है कि आपने प्रे ही नहीं की कि हमें सीटें मिल जाए और आपको मिल गई। ये तो आपने मतलब ये तो कमाल ही हो गया ना। मतलब ये फिर वही वाली चीज है, खुशकिस्मती से भी खुशकिस्मती। आप देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, जब आरटीएस बैठा था तो हम भी तो गए थे ट्रिब्यूनल्स में। हम भी, हमारे साकिब निसार ने ऑर्डर इशू किया कि रिकाउंट नहीं होगा। एक तरफ वो मामला है और एक तरफ जो अभी हो रहा है वो मामला है। देखिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। साकिब निसार को गए हुए इतना अरसा हो गया, साकिब निसार को गए हुए जितना मर्जी अरसा हो जाए, जो कारनामे वो करके गया है, जो उसने इस मुल्क की साख को कर लेते ना, आप कर लेते ना, छोड़ देना कहते हैं आपको। आप तो आज भी उन्हें हाथों पे उठाए फिर रहे हैं, उसको हम छोड़ दें। आप भी आज भी आप उन्हें हाथों पे उठाए फिर रहे हैं। हम कहाँ हाथों पे उठाए फिर रहे हैं? खैर इस पे मैं बाद में बात करूंगा। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात जारी रखेंगे। बात हम कर रहे थे कि फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन में मुकद्दम क्या है, और अब हम बात करेंगे कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है। सेनेटर माइन साहब, आप बताएं पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है? सियासत है पीटीआई, सिर्फ पीटीआई, सियासत सिर्फ पीटीआई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज सियासत से पीटीआई निकल जाए तो सियासत नहीं रहेगी, नहीं, रौनक है, खत्म है। पीटीआई रौनक है, नहीं, पीटीआई ही इज एक्चुअल एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये ख्याल है कि नून लीग ने बिग टाइम लूज कर दिया इस पूरे उसमें। नून लीग ने बिग टाइम लूज किया। नंबर 2, अगर बिलावल भुट्टो ये जो उसने सियासत की हुई थी और अपने वालिद साहब के जेर साया वो कर रहा था, अगर वो उससे निकल जाता, थोड़ा सा स्टांस लेता था, वो बहुत बड़ा आगे निकल सकता था। लेकिन लेट मी कम बैक टू दिस थिंग। एक थोड़ा सा अफसार साहब एक चीज, ये थोड़ा सा देखिए, इस तरह मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब ये सारी चीजें हुई हैं, इसका जो एक्चुअल हुआ था वो ये था, 13 जनवरी के डिसीजन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको कह दिया गया था कि आप हिस्सा नहीं ले सकते हो, जिसको हम लोगों ने चैलेंज भी किया हुआ। वो अभी तक लगा नहीं है। उसके बाद अदालत में बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ आपसे सियासी बात करना चाह रहा हूँ। आप के इर्द गिर्द सियासत घूमती है, तो सियासत तो फिर पीटीआई तो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। आप ये बताएं कि वो जेल से बाहर मुफाहमत के जरिए आएंगे या आप लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि दो बातें चल रही हैं कि या तो आप बांग्लादेश स्टाइल को इनकलाब लाना चाह रहे हैं या कोई डील करना चाह रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, इस तरह है, मैं अगर ये ग्लास आपके हाथ पे यूं करके रख दूं ना, एक 5-15 मिनट बाद ये ग्लास आपके हाथ पे इतना भारी हो जाएगा आप इसको उठा नहीं सकोगे। ठीक है, तो आप खान साहब का वजन इतना बड़ा हो गया है कि ये गवर्नमेंट
ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है इन इंक्लूडिंग एवरीवन एल्स, ठीक है, वो उनको जेल में नहीं रख सकेंगी। एक वजह क्या है? वजह यह है कि उनको जेल में रखने की जो वजूहात है उनमें से कोई भी जेन्युइन नहीं है। तो वो इतना बड़ा प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जजेस जो पहले प्रेशर में आके कुछ ना कुछ डिसीजन लेते थे, अब वो लोग वो आप इल्जाम लगा रहे हैं जजेस पे जो प्रेशर में उन्होंने खुद कहा हुआ है, उन्होंने खुद कहा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूं, आपके हक में फैसले आ रहे हैं। तो नहीं देखिए हमारे नहीं, होल्ड ऑन, पहले सारे फैसले हमारे खिलाफ हो गए, सारे बहुत सारे हुए, ये सारे जो 3 केस आपके हक में तो ठीक है, खिलाफ नहीं देखिए हमारा सबसे बड़ा, मेरी नजर में सबसे बड़ा फैसला जो हमारे खिलाफ आया था वो तो जो गवर्नमेंट को गिरा दिया था वो उसको वही था हमारे खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा था कि भाई इसको हटा दो, असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। मैं समझता कि वो था पानी का गिलास हाथ पे रखा हुआ है, बोझ से गिर जाएंगे आप लोग, इतना बढ़ जाएगा खान साहब का बोझ, आप समझते हैं ऐसे ही? देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर ये थ्योरी ले भी ली जाए कि पानी का गिलास और बोझ वाली है, तो मेरा ख्याल है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर ये समझते हैं कि ये ड्रेन कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कैसे रख सकें। आप सारे केसेस में बरी होते जा रहे हैं, अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। बात ये है कि अगर फर्ज करें 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि वो बाहर भी आ जाते हैं, तो हमने उनको पहले भी वो बाहर ही थे ना, हमेशा से तो अंदर नहीं थे, तो हमने पहले ही मुकाबला किया, अब आगे भी कर लेंगे। देखिए हमें कोई मसला नहीं है, हम अगर वो जो उनके जराइम है वो उनको पूरा करके बाहर आते हैं तो आ जाए। हम आपके ख्याल में कोई डील या ढील नहीं होगी? नहीं, हमारी तरफ से तो हम ये समझते हैं कि अगर उन्हें कोई बातचीत करनी है और मुल्क को आगे लेके चलना है। आपसे तो बातचीत नहीं करना चाह रहे वो कह रहे मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वो बस फिर वो लगे रहे एस्टेब्लिशमेंट से, जब वो आगे से जवाब उनका आई कि आपके सामने ही है। हुमायूं साहब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों करना चाह रहे हैं, सियासी बातों से क्यों नहीं? देखिए इस तरह है, एस्टेब्लिशमेंट से अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है टोटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स है तो फिर आई डोंट नो, मैं ये नहीं समझता, मेरी नज़र में ये गलत है। मेरी नज़र में उनका एक रोल है, एक रोल है ना, मतलब आपने तो सारा रोल दे दिया, पॉलिटिक्स में उनका रोल है। अच्छा सारा रोल हम सारा रोल इसलिए कर रहे हैं कि एज ऑफ टुडे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपनी पसंद का कोई इनके मिनिस्टर्स या अपनी पसंद के नहीं लगा सकते हैं, या अपनी पसंद के सेनेटर्स ला सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3-4 सेनेटर्स ऐसे हैं जो इनकी पार्टी के नहीं हैं। नकवी साहब इनके पार्टी के नहीं है। कौन से नकवी साहब? मोहसिन नकवी साहब इनके पार्टी के नहीं है। और ठीक है, क्या नाम है उसका, वावडा साहब, वो इनकी पार्टी के नहीं है, हमने वोट ही नहीं, ठीक है सर, आप ही लोगों ने दिया। अच्छा वो अपने काकड़ साहब इनके पार्टी के नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर साहब 2-3 मिनिस्टर्स हैं वो इनकी पार्टियों के नहीं है। अब क्या बात करें, ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि हमें पता है कि सारी पावर उनके पास है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप अगर बिकॉज ऑफ योर पोजीशन आप कहना नहीं चाहते हो, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप क्या, मैं सुना हुआ आपको, मैं तंजन कह रहा था, ठीक है ना, ऐसे तो ना गोली लगी हुई है, उन्हें गोली खा चुके हैं, मैं भी जवाबी तंज कर अच्छा देखिए ऐसा ही है। तो इस वजह से अच्छा नंबर 2, अगर फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें मेरी नजर में अगर आप देखें तो जुडिशरी भी मेरी नज़र में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज भी मेरी नज़र में आप देखें तो ये एस्टैब्लिशमेंट भी, और मेरी नज़र में आप देखें तो अगर लेट्स से मीडिया भी, इन सारों को मिल के बैठ के इस मुल्क को इस भंवर से निकालना। ना नॉमन तेल होगा ना राधा चाहिए। तो अफनान साहब कोई इसके चांस मुझे नज़र तो नहीं आते जितनी इन्होंने लंबी बात की है। देखिए बात ये है कि ये अफसोसनाक बात है कि जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे कि इनके लीडर के, हमने ISI वालों को मैं कहता था कि जाओ बंदे पूरे करो, और अब ये अपोजिशन में तो कह रहे हैं हमने उनसे बात करनी है, बहुत शुक्रिया, जमहूरियत तो ना करें ना। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और आज का एडिटोरियल एक मुहावरा है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत, याद आ रहा था, और इसकी वजह यह थी कि कल मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि एग्जेक्टिव को ओवररीच नहीं करनी चाहिए। हम उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं, एग्जेक्टिव को बिल्कुल ओवररीच नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट को भी ओवररीच नहीं करनी चाहिए, जुडिशरी को भी ओवररीच नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या अदलिया को ओवररीच करनी चाहिए, जुडिशरी को ओवररीच करनी चाहिए? क्या जुडिशरी ने कभी सोचा कि जब 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स को उंगली पकड़ कर ओवररीच करवाया गया, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, आसमा जहांगीर केस
और फिर जफ़र अली शाह केस, ये तमाम जो मिलिट्री डिक्टेटर्स यहाँ पे आए और अदले ने उनको इस मुल्क पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया और आखिरी परवेज़ मुशर्रफ को तो आइन में तरमीम करने की इजाज़त भी दी, क्या वो जुडिशरी का ओवररीच नहीं था? जब एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसका अभी आके 45 साल बाद ये जुडिशरी ने माना है कि गलत हुआ है। उसके बाद 4-5 हम ख्याल जुबा पोश जजेस ने अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ एक ख़त ना लिखने पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर घर भेज दिया। पूरी पार्लियामेंट का वो नुमाइंदा था, पूरी कौम का नुमाइंदा था। यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। फिर दूसरे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने का संगीन जुर्म जब उसका कानून में न मिली तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर उनको भी घर भेज दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब उस सजा देने वाले जज ने दबाव और ब्लैकमेलिंग के तहत दिए गए फैसले का इकरार जुर्म किया तो उस जज को भी घर भेज दिया, लेकिन नवाज शरीफ का केस और सजा खत्म ना की। माय लॉर्ड, इस जुडिशल हिस्ट्री को क्या कहें आप बताएं? लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ कहे इसको या जुडिशल ओवररीच कहे। फैसला आप कर दें, हमने तो मानना है। जैसे आपने कहा कि फैसला हम करेंगे तो मानना तो सबको पड़ेगा। और दुनिया भर 20वें नंबर पर आने वाली अदलिया हर साल गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां ऐसे करती है कि जैसे ज़ेरे इल्तवा 22,60,000 केसेस का फैसला कर चुकी हो। हालांकि कॉकनी एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस जानते हैं कि यह रवायत काबिज गोरे की गुलाम कौम पर हुक्मरानी के दौरान उस वक्त बनी जब ठंडे इंग्लिस्तान से आने वाले कॉलोनियल जजेस गुलाम बरे सगीर के गर्म और मरतूब बरसात के मौसम को बर्दाश्त न कर पाते थे। ठंडे मुल्क से आया गोरा हाकिम खुद तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपनी कॉलोनियल ज़हनियत हमें दे गया। मैं सोच रहा था अरशद नदीम और उसके वालिद को या उस जैसे करोड़ों पाकिस्तानियों को कभी अपनी हालत पर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला या नहीं मिला, या वो भी फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर इसी सर्दी गर्मी में अपनी जगह बनाते हैं। और गोरे की बात हो रही है तो यूके के फसादात में जिस तरह वहाँ की अदालतों ने काम किया, एक छोटा सा उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ कि अब तक वहाँ 779 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 349 पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 36 मुजरिमों को सजा सुनाई जा चुकी है जिनकी उम्र 21 साल से 43 साल तक है, और उन अफराद को कम से कम सजा 2 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 2 माह जो एक 26 साल नौजवान को सुनाई गई है। दिन रात अदालतों ने काम किया है और अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि वहाँ पे अमन अमान वापस आ गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने अपनी छुट्टियाँ भी मनसूख की, लेकिन हमारे यहाँ छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आने वाले दिनों में 10 साल तक की सजाएं दी जा सकती हैं। और इसके रिटर्न में हमारी अदलिया का मैंने आपको बताया 130वां नंबर है। इसी हफ्ते कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि गाड़ियाँ कितनी हैं और सिक्योरिटी कितनी है हमारे जजेस के पास। आप भी सुनिए। एक रेफरेंस दे दूँ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अप्रैल 2018 में हुक्म दिया कि तमाम लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। 246 पुलिस एहलकार तैनात थे जिनको 24 घंटे में हटा दिया गया और ताना उन्होंने ये दिया कि जिसको डर लगता है वो मुल्क से बाहर चला जाए। लेकिन खुद क्या है, अब क्या है? अब ये है कि जजेस के लिए 34 सिक्योरिटी की गाड़ियां इस्लामाबाद में, 409 गनमैन हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 6 गाड़ियां हैं, 79 गनमैन हैं। वुज़रा के लिए 4 गाड़ियां हैं, 44 गनमैन हैं। और कुल अखराजात इन सब के सिक्योरिटी के हर महीने के 4,78,85,000। और जजेस के लिए ये सबसे ज़्यादा अखराजात है, 3,68,00,000। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 69,33,000 और वुज़रा के लिए 40 लाख। लेकिन क्या कह सकते हैं, छुट्टियां भी ज़रूरी हैं, ये सहूलियात भी ज़रूरी हैं, लेकिन अदलिया का नंबर 130 है। तो माय लॉर्ड, मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, अदलिया का मेयार तो कम से कम बेहतर कर दे। अदलिया की ओवररीच पे भी कभी बात करें और ताकि बेहतर रास्ते पे हमारी अदलिया भी चले, ताकि दूसरे भी बेहतर रास्ते पे चले। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।